हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज इस टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं अमेरिका में, वेस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं अपने देश के लिए, जिनसे हम कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने देश में, और ऐसी कुछ चीज़ें जो सच में सीखने लायक है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये पहले से एक तरह का डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह हम सीख सकते हैं वेस्ट से, डेवलप कंट्री से, अमेरिका से, और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने देश में, भारत में। और ये बेसिकली बहुत ही एक पॉजिटिव इंटेंट, एक सकारात्मक सोच के साथ बनाया गया वीडियो है। और हमारा एजेंडा जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम ये दिखाएं कि हमारा देश किसी से कम है और दूसरे देश जो है वो हमसे कहीं आगे है। वो हमारा एजेंडा नहीं है, वो डिस्कशन हम कभी और कर सकते हैं। लेकिन एजेंडा ये है कि किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह हम सच में देश में एक दुनिया का एक विकसित देश, एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को देखने से अगर आपको किसी तरह का ऑब्जेक्शन होता है या फिर अगर आपको एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि ये बहुत ही नेगेटिव वीडियो है हमारे देश के बारे में, तो कृपया इस वीडियो को आप ना ही देखें, क्योंकि इसमें हम बात सच्ची करेंगे और सच्ची बात कई बार कड़वी भी लगती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। और एक और बात, डिस्कशन से पहले मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वेस्ट की कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन या और कंट्रीज जो है कि ये परफेक्ट है और यहाँ पे कोई किस तरह की दिक्कत नहीं है, या फिर हमको अंधे होकर इन्हीं को फॉलो करना चाहिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स, यहाँ की अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने वहाँ पे, और अपने देश को जो है बेहतर से भी बेहतरीन बनाना चाहिए। और हम उस चीज की काबिलियत भी रखते हैं। वी आर वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। अमेरिका और दूसरे देशों में भी कई तरह की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अमेरिका का एग्जांपल लिया जाए तो अमेरिका में गन कल्चर बहुत ज्यादा है। अमेरिका में हायर एजुकेशन जो है, कॉलेज एजुकेशन और हायर एजुकेशन बहुत ही ज्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है, और आम आदमी की पहुंच से कहीं बाहर है। यहाँ पे लोग 50-50 हजार डॉलर का लोन लेते हैं, यानी कि 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपनी हायर एजुकेशन में, और उसके बाद भी जो है जॉब के लिए उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये इतना आसान नहीं है ये। उसके साथ साथ यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस और ओवरऑल इंश्योरेंस का जो है, और एक दूसरे को सू करने का बहुत बड़ा कल्चर है। इंश्योरेंस आपको चाहिए हर चीज की, घर से लेकर गाड़ी से लेकर आपको कुछ भी अगर आपने खरीद फरोख्त किया है तो उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेडिकल इंश्योरेंस का तो एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि आप कोई भी टेस्ट कराओ तो आपको इतना महंगा पड़ता है, इंश्योरेंस के साथ भी आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स है अमेरिका में, जिस पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा तात्पर्य, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है ये दिखाना कि अमेरिका इज द बेस्ट और अमेरिका जैसा कोई देश नहीं, और ये वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज से हमको सब कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है, सब कुछ सीखने की जरूरत हमें नहीं है। कई चीजें हमारे वहां भी है जो बेहतर है यहाँ से। तो आइए चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण शायद जो पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा, वो है वैल्यू ऑफ लाइफ, यानी कि आपके जीवन की क्या वैल्यू है वो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में, अमेरिका या दूसरी कंट्रीज में, भारत और हमारे साउथ एशियन कंट्रीज के मुकाबले में हम आपको बहुत ही
बड़ा एक फर्क दिखाई देगा कि यहां पर वैल्यू ऑफ लाइफ कितनी ज्यादा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण हमारे सामने हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर होगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि किस तरह हम लोग सड़कों पर ट्रैवल करते हैं, अपने ट्रैफिक को किस तरह मैनेज करते हैं, और कोई भी किसी भी लेन में चलता रहता है, कोई भी एक्सीडेंट की तो कोई परवाह ही नहीं है, ऐसा हमारे देश में अक्सर होता है। और ये कड़वा सच है, ये सच है। हमारे यहाँ हजारों लोग, लाखों लोग हर साल एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका और डेवलप कंट्रीज में कोई एक्सीडेंट नहीं होते या लोगों की मौत नहीं होती, ऐसा होता है, लेकिन कम से कम ऐसे मेजर्स, ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे कि एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो और एक्सीडेंट्स में जो गंभीर चोटें आती हैं या मौत होती है उसकी संख्या बहुत कम हो। उसके लिए रूल्स जो है उनको बहुत कायदे से फॉलो किया जाता है, और उसकी वजह यही है कि अगर सब लोग मिलकर रूल्स फॉलो करेंगे तो बहुत जानें बचेंगी, बहुत लोगों का नुकसान होने से बचेगा, और ऑब्वियसली इससे जो है पूरे देश पर, पूरे शहर, स्टेट और आपके देश पर जो है एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ लाइफ का एक और एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ की स्कूल बसेस। दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका में खासकर स्कूल बसेस के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर आप स्कूल बस के पीछे गाड़ी चला रहे हैं और स्कूल बस रुकी है और स्कूल बस ने अपने लेफ्ट साइड यानी कि जो कि पास लेने वाली साइड होती है, वहां पे अगर स्टॉप साइन निकाल रखा है तो आपकी गाड़ी को वहीं रुकना होगा। हालांकि आगे कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आप आगे क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि चांसेस है कि उस वक्त जो है स्कूल के बच्चे स्कूल के लिए बस में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, हो सकता है वो गलती से रोड की दूसरी तरफ आ जाए। और बच्चों की जान की अहमियत, कीमत जो है आपको इसी चीज से यहां से पता चलती है। अब इसी चीज को अगर आप अपने देश भारत में ले तो देखिए, आप ऑटो में ठूस कर बच्चों को भेजा जाता है स्कूल बसेस की कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। उसके ड्राइवर्स कैसे हालात में बस चला रहे हैं, बस की क्या हालात है, किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। और साथ ही साथ हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं, आम कार चालक और बाकी ड्राइवर्स, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि आगे स्कूल की बस जा रही है, कोई वैल्यू ही नहीं है उस चीज की। तो अगेन ये बात कड़वी है लेकिन सच है। ये था एग्जांपल वैल्यू ऑफ लाइफ का। इसके वैसे कई और एग्जांपल्स भी हैं, मे बी आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि क्या चीज आपको ऐसा लगता है कि जो वैल्यू ऑफ लाइफ जो है हमारे वहाँ कम है और जिसमें हमको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे देश को एक सिंपल सा कानून लाना चाहिए कि भाई जो भी स्कूल की बसेस है उसमें इस तरह की बैरियर लगाए जाए, कोई उसको ओवरटेक ना करे और उनको सही तरीके से सड़क पर चलाया जाए। ये रूल्स का दोस्तों फायदा तभी है जब इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। आइए दूसरे पॉइंट पर अब थोड़ा गौर करते हैं। दूसरा पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप अपना खुद का बिजनेस किस तरह सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो सिलिकॉन वैली एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अमेरिका में, जहां पे दुनिया के सबसे बड़े से बड़े, एप्पल से लेकर गूगल से लेकर आपको फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर आपको बड़े से बड़े बिजनेस जो है वो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में मिलेंगे। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इनमें से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स जो है हमारे देश भारत से बिलोंग करते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए सत्या नाडेला का, आप एग्जाम्पल लीजिए और कई सीईओज का, कई एंटरप्रेन्योर्स का जो सिलिकॉन वैली में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं और वो भारत से बिलोंग करते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों है कि ये एंटरप्रेन्योर्स जो है यहाँ पे इतने सक्सेसफुल होते हैं और भारत में नहीं होते? क्या इसकी वजह हमारा टैलेंट है या फिर हमारी काबिलियत, हमारी क्षमता है? नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीयों में क्षमता इतनी अधिक है कि वो आज देश विदेश
पूरी दुनिया में सभी आईटी कंपनीज, सभी बिजनेसेस में बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव से लेकर सीईओज भारतीय हैं। तो इससे पता चलता है कि काबिलियत की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कमी है अपॉर्चुनिटीज की और ईज ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ बिजनेस यानी कि कितनी आसानी से आप अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकते हैं और कैसे उसे चला सकते हैं। तो ये चीज जो है, ये जग जाहिर है कि हिंदुस्तान और हमारी साउथ एशियन कंट्रीज में ये अगेन एक कड़वा सच है कि वहां पर बिजनेस सेटअप करना बहुत ही मुश्किल काम है। कदम कदम पर आपको टैक्सेस से लेकर, लॉज से लेकर, लीगल इश्यूज से लेकर और वर्कर इश्यूज से लेकर, यूनियन इश्यूज से लेकर आपको हर कदम पर जो है दिक्कतें आती है। इसलिए भारत जैसे देश में इन्वेस्ट करना और एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, एक जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि हमारी जो मेंटालिटी है वो अभी तक एक सरकारी जॉब लेने की मेंटालिटी है। हमारे वहाँ अभी तक ये मेंटालिटी नहीं है कि हम कुछ अपना नया क्रिएट करें। अगर आप आईटी बिजनेस को भी देखें तो भारत में सबसे ज्यादा आईटी के अंदर सबसे ज्यादा काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, और इसमें जो है हम कुछ भी नया क्रिएट नहीं करते। अगर फेसबुक जैसी कोई एंटिटी बनती है तो वो बनती है अमेरिका में और हम उसका बैकएंड प्रोवाइड करते हैं। अगर ट्विटर बनता है वो बनता है वेस्ट में, अमेरिका में और दूसरी कंट्रीज में, हम सिर्फ उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर आईबीएम कोई अपनी चिप्स क्रिएट करती है, एप्पल अपना आईफोन क्रिएट करता है, वो सब इन्वेंशंस होती है वेस्ट में और हमारा काम होता है बस उनको सपोर्ट करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज और एक ही तरह की एक्टिविटीज को करने में हम महारत रखते हैं। हम बहुत ही अच्छे हैं उसमें कि हम अगर हमको कोई कहे कि एप्पल के 1000 कस्टमर्स को कस्टमर सपोर्ट देनी है तो भारतीय बड़े आसानी से उसको कर देंगे, जो कि अमेरिकन शायद मुश्किल से करे। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्यों हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को, क्यों हमारे यहाँ नए बिजनेसेस को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। अगर ये चीज बदल जाए दोस्तों तो ये हमारे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और डेफिनेटली अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा ध्यान दें तो हमारे यहाँ जॉब्स इतनी क्रिएट होंगी कि हमारे पास किसी तरह की जॉब्स की कमी नहीं होगी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि हमारी जो पुरानी सोच है कि हमें सरकारी जॉब ही लेनी है और हमारी सोसाइटी की वो सोच, वो भी एक तरह का विघ्न क्रिएट करती है, यहाँ पे एक तरह की हमारे लिए रास्ते का रोड़ा साबित होती है। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करें। अगला पॉइंट है दोस्तों वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि आप दिन भर काम करने के बाद आखिर शाम अपनी कैसी बिताते हैं, अपना वीकेंड किस तरह बिताते हैं और कितना समय जो है आप अपने काम को देते हैं, कितना समय आप अपनी फैमिली, दोस्तों और अपने पर्सनल लाइफ को देते हैं, अपने निजी जीवन को देते हैं। इस मामले में दोस्तों भारत और साउथ एशियन कंट्रीज और साथ में चाइना, ये सब हमारे ओपिनियन में ये ऐसी कंट्रीज है जहां पे वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट दरअसल ना के बराबर है। आप बताइए दोस्तों, भारत में ऐसे कितने लोग होते हैं जो सुबह 8 साढ़े 8 काम करने के बाद शाम में 5 बजे फ्री होके और उसके बाद अपना फैमिली के साथ टाइम बिता पाते हैं, कुछ अपनी एक्टिविटीज कर पाते हैं जो उनके शौक है। किसी को वॉलीबॉल खेलना पसंद है, किसी को बास्केटबॉल, किसी को बाहर जाके भ्रमण करना, घूमना फिरना पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है। कितने लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे अपनी इन एक्टिविटीज को, अपने शौक को पूरा कर पाते हैं और अपनी लाइफ को खुल के जी पाते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाते हैं। अक्सर तो ये देखा जाता है कि हमारे देश में जो है लोग सुबह 1-1.5 घंटा ट्रैफिक जाम, शाम को 1.5-2 घंटा ट्रैफिक जाम और बाकी वक्त जो है बॉस की डांट और बॉस की हरकतों, बॉस की झल्लाहट में ही जो है अपना सारा समय बिता देते हैं। इस तरह दिन निकलते रहते हैं और वीकेंड आता है, क्योंकि पूरा हफ्ता वो इतना ज्यादा थके और मायूस रहते हैं तो वीकेंड उनका अक्सर या तो पार्टी करने में या किसी तरह की
ऐसी एक्टिविटी में निकल जाता है, या फिर जो है वो आराम करना ही पसंद करते हैं। ऐसा करने से क्या है दोस्तों कि आपकी जो लाइफ है वो चल तो रही होती है, लेकिन उसमें कुछ आनंद, कुछ मजा नहीं रहता। अब इसी बात को अगर आप वेस्ट में देखें, अमेरिका या किसी और कंट्री में देखें, तो यहाँ पे लोग जो है सुबह अपने टाइम पर आते हैं, 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस अमूमन जो है सभी खुल जाते हैं और लोग जल्दी काम करना शुरू करते हैं, और ट्रैफिक की सिचुएशन भी बेहतर है, ये भी कहना पड़ेगा। और शाम को जो है इवन 4 बजे लोग जो है घर निकलना शुरू कर देते हैं और अपना काम फिनिश करते हैं। पूरे दिन बैठकर टाइम पास नहीं करते, अपना सिर्फ काम से काम रखते हैं, और चाय का ब्रेक, कॉफी का ब्रेक भी जो है वो एक सर्टेन लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि एक बार निकल गए तो निकल गए। तो उसके बाद जो है 5 बजे के बाद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। वो अक्सर जो है आपसे मिलने, अगर आप भी उनसे मिलना चाहेंगे तो आपको एक तरह से उनसे जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका समय जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ। पेट्स का यहाँ पे बहुत कल्चर है, लोग कुत्ते पालते हैं, लोग बिल्लियां पालते हैं, लोग और भी कोई विचित्र जानवरों को भी पालते हैं अक्सर। तो इनको उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, फैमिली के साथ। और अगर नहीं करेंगे तो इनको ज्यादा दिक्कत आती है, जो कि एक नेचुरल सी बात है। अगर आप प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो हमारा नेचर है कि हमें जो है दिन भर काम करने के बाद हमें चाहिए कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन मैं खुद ऐसे कई दोस्तों को जानता हूं जो हालांकि काम अच्छा करते हैं और मेहनती भी हैं और दृढ़ निश्चयी हैं और काफी डेडिकेटेड भी है अपने काम के प्रति, लेकिन उनके साथ यही दिक्कत आती है कि वो पूरा दिन काम करने के बाद वो इतने थके हुए होते हैं और बॉस का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो अक्सर फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते, और बाद में इस बात के लिए जो है बहुत रिग्रेट करते हैं, बहुत अफसोस करते हैं। मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो एक समय था जब मैं इंडिया में जो है आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो इतना ज्यादा वर्क प्रेशर था, अननेसेसरी मैं कहूँगा, फालतू का प्रेशर इतना ज्यादा था, और 2-2 शिफ्ट थी, और अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आपको काम करना पड़ता था, अलग अलग टाइम लिमिट्स में, अलग अलग टाइम जोन्स में आपको काम करना पड़ता है। एक हांगकांग की शिफ्ट है, एक अमेरिका की शिफ्ट है, एक यूके की शिफ्ट है। तो दिन में कई बार 12-12 घंटे, 13 घंटे भी कई बार हो जाते थे। उस वक्त मैंने रियलाइज नहीं किया, मैंने ये समझा नहीं कि ये अक्सर इससे जो है मुझे क्या आखिर नुकसान हो रहा है। मुझे लगा कि ये तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज किया जब मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइज जब मुझे अपने कंधे में, अपनी पीठ में, लोअर बैक में बहुत पेन होने लगा और बहुत अनकंफर्टेबल होने लगा, मेरे सिर में दर्द होने लगी है जो कि पूरा दिन चली रहती थी, और बाद में ये डायग्नोज हुआ कि मुझे कुछ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक बीमारी है, जो कि अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस ना होने से, सही तरह के पोस्चर ना होने से और सही तरह से अपनी बॉडी का ख्याल ना रखने की वजह से होती है। और उस वक्त मैंने जाना कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मेरा सुझाव सभी को ये है, आप लोगों को, आपके बॉसेस को, कंपनी के ओनर्स को और देश के कर्ता धर्ता लोगों को, कि आपकी यंग जनरेशन इस वर्क लाइफ बैलेंस की कमी की वजह से कहीं बर्बाद ना हो जाए। उससे पहले आप कुछ ऐसे निर्णय लीजिए कि आपके एम्प्लॉयज काम भी करें, सुबह समय पर आए, समय पर जाएं, लेकिन ऑफिस के बाद कोई ईमेल नहीं, ऑफिस के बाद कोई बात नहीं, ऑफिस के बाद कोई ऑफिस रिलेटेड बात नहीं, और आप लोगों को मौका दीजिए कि वो अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ समय बिता पाए। कहते हैं दोस्तों कि अगर आपको हार्ट अटैक और इन बीमारियों से दूर रहना है तो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार जो है अपने अच्छे दोस्तों के साथ मुलाकात कीजिए, बैठिए, गपशप मारिए, बातचीत कीजिए और अपने दिल को हल्का कीजिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और एक बात और भी है कि भारत में जो है आईटी कंपनीज, दूसरी कंपनीज में अक्सर एक दूसरे को देख देख कर ऐसी प्रथा बना दी गई है, ऐसा ट्रेंड बना दिया गया है कि अगर आप शाम में जो है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक काम कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज हैं। अगर
नहीं कर रहे हैं, अगर आप शाम को 6 बजे से पहले निकल रहे हैं तो आप एक कामचोर किस्म के इंसान हैं। और ये प्रथा जो है बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल ही गलत है। अगर आप 6 बजे के बाद काम कर रहे हैं, अपनी शिफ्ट के बाहर काम कर रहे हैं, तो या तो आपके ऊपर आपके मैनेजर, आपके ऊपर वालों ने काम ज्यादा दे रखा है, या फिर आप उस काम को अच्छे से समय से करने में समर्थ नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैंने खुद ऐसे कई लोगों को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉसेस को रिझाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए, एक छोटी सी हाइक लेने के लिए, पैसों की इंक्रीमेंट लेने के लिए, एक प्रमोशन लेने के लिए अक्सर ऑफिस में बस डटे रहते हैं और रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे मेल्स करते हैं, जस्ट ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तो इतना कर्मठ हूं, मैं तो इतना ज्यादा काम करता हूं। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप रात को काम ना करें या आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद काम ना करें, जरूर करें, जहां आवश्यकता है वहां जरूर करें। ऐसी बहुत क्रिटिकल प्रोसेसेस होती हैं, ऐसी बहुत क्रिटिकल काम होते हैं जो कई बार आपको वीकेंड पे भी करने पड़ते हैं, रात में करने पड़ते हैं, तो ऐसा भी जरूर कीजिए, लेकिन उसका भी एक बैलेंस बनाइए और अपने मैनेजमेंट, अपने मैनेजर से इसके बारे में डिस्कस कीजिए। लेकिन हाँ, अगर ये चीज रोज के रोज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो कमी है, या तो आप जो है ऐसा भी कई बार होता है कि एक इंसान जो है एक की जगह 1.5 लोग का या 2 लोग का काम कर रहा है, उससे दरअसल किसी को भी फायदा नहीं होता, कंपनी को भी नहीं और आपको भी नहीं। आपकी कंपनी को ये नुकसान है कि अगर वो उस एक की जगह 2 आदमी को वहां बिठाती तो शायद 2 लोगों की उनको जो है बिलिंग मिल जाती है, उनको और पैसा मिलता और 2 लोग जो है अपना खर्चा निकालते। आपको नुकसान उससे कहीं बड़ा है और वो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ता है, जब आपकी पीठ में, बाजुओं में, कमर में, टांगों में और आपके सिर में दर्दें शुरू होती है और धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है। और जब आप सोचने लगते हैं कि ऐसा आखिर क्या हो गया है जो मुझे ये दर्दें हो रही है, उस वक्त आपको इसके जो है रिजल्ट मालूम पता चलते हैं। और उस वक्त जो है आपने क्या खोया है, आपको क्या नुकसान हुआ है, वो उस वक्त पता चलता है। उम्मीद है दोस्तों आपने इस बात से कुछ सीखा होगा और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस पे आप लोग कुछ काम करेंगे और कुछ सीखेंगे वेस्टर्न कंट्री से, जहां पे हर इंसान जो है अपनी वर्क लाइफ को हमेशा जो है बैलेंस करने की कोशिश करता है। लोग आपको अक्सर मिलेंगे शाम के टाइम, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई कयाकिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, तो कोई जो है बाहर जाके एक फुटबॉल सॉकर की गेम खेल रहा है, या फिर और कुछ नहीं तो दरअसल वॉक कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस और कुछ हो नहीं सकता। आप ये दोस्तों जरूर करके देखें और हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ा। अगली जो अच्छी बात है वो उसका विषय है यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर। वेस्ट में, डेवलप कंट्रीज में जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो बहुत ही कम उम्र से शुरू होता है। आप किंडरगार्टन से, छोटी उम्र से आप जो है बच्चों को एक सही तरीके से अलग अलग गेम्स सिखाना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि उनका कहाँ इंटरेस्ट है और जहाँ भी उनका इंटरेस्ट हो वहाँ पर उनको डालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रग्बी हो, चाहे वो सॉकर हो, चाहे वो कोई और गेम हो, इंक्लूडिंग आपका जो है चेस से लेकर, इंडोर गेम से लेकर आउटडोर गेम्स, चाहे वो क्रिकेट है या कोई भी गेम है। तो जब तक उनकी उम्र 13-14 साल की होती है तो वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, एक अच्छे माहौल में खेल रहे होते हैं और इसीलिए जो है आगे जाकर वो एक अच्छे एथलीट भी बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में एथलीट्स की कमी है या हमारे में किसी काबिलियत की कमी है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, काबिलियत हमेशा है हमारे देश में, लेकिन कमी है अपॉर्चुनिटीज की, कमी है एक सिस्टम की। सिस्टम जो है हमारे यहाँ ऐसा है कि आप अगर छोटे बच्चे कहीं खेल भी रहे हो तो अक्सर जो है अंकल लोग जो है उन्हें भगा दिया करते हैं, यहाँ मत खेलो, वहां मत खेलो, लेकिन कोई अंकल आके ये नहीं बताता कि यहाँ नहीं खेलें तो आखिर कहाँ खेलें। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में कि स्पोर्ट्स को एक लाइबिलिटी की तरह लिया जाता है। हमारे यहाँ जो है स्पोर्ट्स का एक क्लास, एक पीरियड रखा जाता है स्कूल में, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उसको एक
टाइम पास के तौर पे लिया जाता है। उसमें जो है अक्सर मैथमेटिक्स या साइंस के टीचर आके जो है अपनी एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे होते हैं और बच्चों को बता रहे होते हैं कि किस तरह उनके लिए जो है स्पोर्ट्स पीरियड से ज़्यादा जो है वो साइंस का पीरियड इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट हर चीज़ है, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक्स की एक इम्पोर्टेंस है, पॉलिटिकल साइंस की एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन स्पोर्ट्स को आप जो है ऐसे खारिज नहीं कर सकते, नदारत नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आप किसी और चीज से कम नहीं आंक सकते। दोस्तों, जहां पे स्पोर्ट्स कल्चर होता है वहां पे अक्सर लोग जो है बहुत फिट भी रहते हैं और मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट रहते हैं और साथ के साथ जो है एक पॉजिटिव सोच रहती है। और स्पोर्ट्स कल्चर का मतलब मेरा ये नहीं है कि हर बच्चा जो है बड़े होकर एक साइना नेहवाल या सानिया मिर्जा या नीरज चोपड़ा बनकर निकले। स्पोर्ट्स कल्चर से हमारा मतलब है कि बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपेटिटिव स्पिरिट आए, बच्चे सीखें कि कैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेले जाते हैं और कैसे उनमें एक्सेल किया जाता है, कैसे उसमें अच्छी से अच्छी पोजीशन आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप उसको सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और स्पोर्ट्स के माध्यम से दोस्तों बच्चे जो है बहुत अच्छी आदतें सीखते हैं। स्पोर्ट्स की वजह से आज तक कोई बिगड़ा नहीं है बच्चा। स्पोर्ट्स वो चीज है जिससे आप सीखते हैं कि जब आप हार जाओ तो कैसे हार के भी जो आप वापस जीत सकते हो, कैसे आप एक बुरी सिचुएशन से निकल के बाहर आ सकते हैं और कैसे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप गेम लीजिए, चाहे वो सॉकर है, कबड्डी है, खो खो है या कोई भी गेम है, तो उसमें एक कम्पिटिटिवनेस होती है जो कि इंसान को बहुत मदद करती है आगे जाकर जिंदगी में। तो अगर आप स्पोर्ट्स में बचपन में स्पोर्ट्स खेलने के बाद अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं गए और आप एक आईटी एम्प्लॉय बन गए, आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पोर्ट्स जो है आपके लिए बेकार हो गया। इसमें कोई फायदे नुकसान वाली बात नहीं है, बात है स्पोर्ट्स का एक ओवरऑल कल्चर करने की। इसके लिए बहुत जरूरत है कि हमारे यहाँ पार्क्स, फैसिलिटीज का निर्माण किया जाए, क्योंकि वेस्ट में, अमेरिका में, डेवलप्ड कंट्रीज में, जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में आप देखेंगे कि भर भर के पार्क्स होते हैं। हर गली कूचे में, हर शहर में आपको बड़े बड़े पार्क्स दिखेंगे, पब्लिक पार्क्स, ओपन पार्क्स, जहां पे जाके आप अपने बच्चों को, दोस्तों को से ज्यादा मिलके जो है खेल सकते हैं और सीख सकते हैं कई गेम्स। साथ ही साथ और भी स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज होती है, क्लब्स होते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए जो कि आपको बढ़ावा देते हैं। वहीं पर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है पार्क्स की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, खासकर शहरों में, और अगर कोई होता भी है तो उस पार्क का इस्तेमाल जो है शादी ब्याह के फंक्शन या फिर कोई और रिलीजियस फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है। और उसका जो असली काम है, यानी कि बच्चों को और बड़ों को सभी को स्पोर्ट्स की तरफ लाना, उस काम के लिए उसका इस्तेमाल अक्सर नहीं किया जाता। आप भी बताइए दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। हमारा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब हम खेला करते थे इंडिया में, कि अक्सर जो है किसी सुबह आप आएंगे और वहां पर जो है कोई पंडाल लगा होगा, तो ऐसे में आपका खेल बाधित हो जाता है, आप खेल ही नहीं पाते हैं। तो ये है एक छोटा सा सिनेरियो हमारे स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? और दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि अक्सर हम इस बात के लिए रोते हैं कि भाई हमारे देश से ओलंपियंस नहीं निकलते, हम फुटबॉल की वर्ल्ड कप में नहीं खेलते, हमारे यहाँ हॉकी, आइस हॉकी, वॉलीबॉल, इन सबको बढ़ावा नहीं दिया जाता और हमारी गेम्स जो है काफी पीछे है, ओलंपिक्स में हम काफी पीछे हैं। ये सब बातें जो है सिर्फ जब तक बातें बनकर रहेगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा दोस्तों जब हम इसको जो है अपने कल्चर में लेकर आएंगे और जब हम जो है बचपन से ही अपने बच्चों को जो है इस ओर मोटिवेट करेंगे जाने के लिए। दोस्तों, मजे की बात यह है कि इतनी सब बाधाओं के बावजूद भारत में इतने बेहतरीन से बेहतरीन एथलीट्स हुए हैं। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से लेकर नीरज चोपड़ा से लेकर साइना नेहवाल से लेकर सानिया मिर्जा से लेकर सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली से लेकर, और यही नहीं दोस्तों, आइस हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, कई ऐसी गेम्स हैं जिन पर हमारा जो है ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन उनमें भी हमारा देश जो है अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
सोचिए दोस्तों कि जब हम अपने देश के बच्चों को, देश के युवाओं को और देश की लड़कियों को एक फैसिलिटी देंगे तो हमारा देश कितना आगे जा सकता है। इसके बारे में अपने विचार जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड इस प्रोग्राम का, इस वीडियो का, जिसका शीर्षक है कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम वेस्ट से, अमेरिका से और डेवलप कंट्री से सीख सकते हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी कोई बातें बुरी लगी तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हमारा उद्देश्य कहीं से भी अपने देश को नीचा दिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है ये डिस्कशन करना कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे देश में हो तो उनसे हमारे देश का विकास होगा, कैसे हम एक विकसित देश बनेंगे। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई है और मुझे ये भी बहुत उम्मीद है कि आपको ये बातें सुनकर आपके दिमाग में भी ऐसी कई और बातें आई होंगी, कई और थॉट्स आए होंगे। तो ज़रूर वो अपने कमेंट्स में हमें लिखें और बताएं कि आपको क्या लगा इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। धन्यवाद।